पूरा का पूरा इलेक्शन ही हम मुसलमानों के खिलाफ ये करेंगे, रामजादे हरामजादे रामजादे हरामजादे रामजादे हरामजादे, पिंक रेवोल्यूशन, ऐसी बातें कह के जो इलेक्शन लड़ी गई थी। जब ऐसी एंटी मुस्लिम बात करके इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, एक साल के बाद इनको अपने वोटर्स को दिखाना है, यानी खासकर आरएसएस के लोगों को दिखाना है कि देखो भाई, जो हमने वादा किया था कि मुसलमानों के खिलाफ फलां फलां कानून लाएंगे, वो हमने करके दिखाया है। तो ये रिपोर्ट जो भी थी, ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की इंडिया की आवाम के लिए रिपोर्ट नहीं थी, ये आरएसएस के लिए एक लेटर था। ये आरएसएस के लिए एक लेटर था। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। कल मोदी सरकार जो 2.0 है उसका एक साल पूरा हुआ और एक साल पूरे होते ही मोदी सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान ये डिसाइड किया कि वो अपने एक साल का जश्न मनाएगी। उस एक साल में जो जो कारनामे किए उसकी उपलब्धियां गिनवाई गई और इसी पर हमसे बात करने के लिए पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। मैं सर साफ तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल हमने देखा कि बड़े बड़े फैसले जो कल एक शुरुआत की गई, बड़े बड़े फैसले, फासले हुए कम। क्या फासले कम हुए या और बढ़ गए हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, ऐसी एक लेटर ऐसे कोविड के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना, इससे पता चलता है कि खुद गवर्नमेंट को ही पता है कि पिछले उनके 6 साल फेलियर रह चुके हैं। क्योंकि अचीवमेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, अचीवमेंट सबको पता चल जाता है। जब आपको ऐसे एक कोविड के टाइम पर, जब पूरी दुनिया खतरे में है, पूरा मुल्क खतरे में है, ऐसे टाइम पर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है लोगों को लिखकर बताएं कि हमने क्या अचीव किया, इसका मतलब यह है कि आपके दिल के अंदर डर है कि लोगों को हकीकत पता चल चुकी है। तो ये जो कल का लेटर प्राइम मिनिस्टर का हमने देखा, मुझे तो उस लेटर में पूरी तरीके से एक नर्वसनेस और एक डर नजर आया, और कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं था। वही रेटोरिक जो इतने सालों से चल रहा है, वही रेटोरिक, वही ड्रामेबाजी इसमें भी नजर आई। क्योंकि सर हमने देखा कि जो 6 उपलब्धियां गिनवाई उसमें 5 मुस्लिम विरोधी थी। सबसे पहले अगर जिक्र करते हैं तो 3 तलाक का, उसके बाद 370 सीए एनआरसी और सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर में चांदी जी के राम का विराजमान किया है। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? देखिए, ये गवर्नमेंट की असलियत यही है, एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट किस चीजों के बारे में लोगों को बताएगी? वही चीजों के बारे में बता सकती है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन ही एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा पर चलाया गया था। पूरा का पूरा इलेक्शन ही हम मुसलमानों के खिलाफ ये करेंगे, जो रामजादे हरामजादे, पिंक रेवोल्यूशन, ऐसी बातें कह के जो इलेक्शन लड़ी गई थी। जब ऐसी एंटी मुस्लिम बात करके इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अब एक साल के बाद इनको अपने वोटर्स को दिखाना है, यानी खासकर आरएसएस के लोगों को दिखाना है कि देखो भाई, जो हमने वादा किया था कि मुसलमानों के खिलाफ फलां फलां कानून लाएंगे, वो हमने करके दिखाया है। तो ये रिपोर्ट जो भी थी, ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की इंडिया की आवाम के लिए रिपोर्ट नहीं थी, ये आरएसएस के लिए एक लेटर था कि देखिए भाई, आरएसएस आपने प्रचार हमने इतना काम किया। तो ये एक प्योरली एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा कहां तक खत्म हुआ है, उसका एक रिपोर्ट था, देश का रिपोर्ट नहीं। क्योंकि सर हमने इस दौरान ये देखा कि जो जो एजेंडे का जिक्र किया गया, क्योंकि हाल ही में बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में कट्टर हिंदुत्व जो सोच होती है, वो लोगों को कैसे कट्टर हिंदू बनाना है, क्या ये पूरी उपलब्धियां जो गिनाई लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए? जी, सही बात है, क्योंकि बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर्स, इंक्लूडिंग अगर आप देखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि ये डेवलपमेंट और इन चीज़ों से हम इलेक्शन नहीं जीतते, हम इलेक्शन जीतते हैं इमोशनल चीज़ों से। और बीजेपी आज तक इलेक्शन जीती है सिर्फ नफ़रत की राजनीति से। अगर बीजेपी रफ नफ़रत की राजनीति छोड़ देगी, वो इलेक्शन नहीं जीतेगी, क्योंकि उन्हें वो नहीं चाहिए। तो इसलिए ये पूरा एक नया एक कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर बड़े-बड़े इलेक्शंस हैं, छोटे इलेक्शंस नहीं है। बिहार बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। वेस्ट बंगाल बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। और 2 साल के अंदर हम देखते हैं कि इसका, और 1 साल के अंदर यूपी का इलेक्शन आएगा, बहुत बड़ा इलेक्शन है। अब ये इलेक्शन कौन से भी एक डेवलपमेंट से जीतने वाले नहीं है, और डेवलपमेंट से ये लोगों के पास जा भी नहीं सकते। तो अब वापिस आप देखेंगे इंडिया के अंदर, और 1 साल 1.5 साल के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग
एंटी मुस्लिम नफरत का कैंपेन चलने वाला है। मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम तंजीमों को, पॉपुलर फ्रंट जैसे हमारे जैसी तंजीमों को भी टारगेट किया जाएगा, ताकि ये भी जो नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन तक कम्युनिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन माहौल बनाया रखा जाए। क्योंकि सर जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी परिस्थिति जो समझ में आ रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, पर ऐसे मौजूदा दौर में भी मुस्लिम तंजीमें जो हैं, बड़े-बड़े मुस्लिम नेता हैं या उलेमा हैं, वो भी बिखरे हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे मौजूदा दौर में किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे पहला चीज जो मैं आपके चैनल के थ्रू सारे मुस्लिम तंजीमों से अपील करना चाहूंगा कि रियलिटी को समझिए। रियलिटी, हम जो बात कर रहे हैं वैसा रियलिटी नहीं है। जो चीजें आप लोग कहते थे होने वाला है या होगा, वो अब हो चुका है। हमारे सामने हम सारी चीजें देख, पहले तो बीजेपी और आरएसएस के लोग तो एकदम लाइट में डेवलपमेंट का ड्रामेबाजी करते थे। अब तो डेवलपमेंट की बात भी नहीं करते, अब तो खुले खुले एंटी मुस्लिम के बारे में लोग बात कर रहे हैं, एंटी मुस्लिम एजेंडा को लेके आ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का लेटर जो था, जिसमें पूरे के पूरे एंटी मुस्लिम इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया है, तो बीजेपी और आरएसएस पूरी तरीके से सामने आ गई है। अभी भी अगर मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम तंजीमें अपनी छोटी छोटी एजेंडास के पीछे जाएंगे, अपनी मफाद के पीछे जाएंगे, अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे, इससे बड़ा ट्रेजेडी कोई भी नहीं हो सकता। तो सारे मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरों से मेरी गुजारिश है कि ये सिचुएशन के जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को समझे। बहुत खराब क्राइसिस है। ये अभी जो अरेस्ट पूरे दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में इस गवर्नमेंट को इतना पावर टेस्ट में आ गया है, अब वो पावर इतने आसानी से गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। और प्राइम टारगेट मुसलमान होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है, यूएपीए लगाया गया है, ये ट्रेलर है। अब बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान भी जो लाइन में है, उन पर भी यूएपीए लगने वाले हैं, उनको भी ऐसा ही टारगेट किया जाएगा। तो मुस्लिम लीडरों को चाहिए कि खौफ छोड़े, डर छोड़े, और एकदम ही हिम्मत के साथ इन फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो है बात करना शुरू करें। क्योंकि सर हम जैसे कि आपने जिक्र किया, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारियां इस लॉकडाउन के आड़ में शुरू हो चुकी हैं, पर हरियाणा से भी इसी बीच एक हैरान कर देने वाला मामला आया। जबरन मुस्लिमों को जो है हिंदू बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 12 परिवारों को वहां पर इस तरीके का कदम उठाया गया। तो किस तरीके से देखते हैं लॉकडाउन में, एक तो मुस्लिमों की गिरफ्तारी कई सारे सवाल करती है और ऐसी घटनाएं विचलित कर रही है, किस तरीके से आगे कदम उठाए जा सकते हैं इस पर? देखिए, लॉकडाउन जो था, ये लॉकडाउन आपके और हमारे लिए लॉकडाउन था। ये इंडिया के मजदूरों के लिए लॉकडाउन था, गरीबों के लिए लॉकडाउन था, आवाम के लिए लॉकडाउन था। आरएसएस के लिए और ये कम्युनल ताकतें, ये फिस्ताई ताकतों के लिए लॉकडाउन नहीं था। उनके जो एजेंडे थे, वो एजेंडे इस लॉकडाउन में पूरी तेजी के साथ चल रहे थे। जो जो काम वो लोग लॉकडाउन से पहले नहीं कर सकते थे, वो सारे काम उन्होंने लॉकडाउन में कर दिए। अब देखिए, ये गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को इस्तेमाल करके क्या क्या किया है। ये अभी जो इकोनॉमिक पैकेजेस लेके आए, क्या इकोनॉमिक पैकेजेस, जो चीज पार्लियामेंट में डिबेट करने की चीजें हैं, उसको भी लॉकडाउन का बहाना बनाकर बिना पार्लियामेंट को बताए पास कर दिया गया। और ये जो भी पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हरियाणा का केस हो रहा है, ये सब लॉकडाउन के वक्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे डिजास्टर एक्ट चल रहा है, लोग मिल नहीं सकते और एक्टिविस्ट बाहर नहीं आ सकते। तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एक वजह ढूंढ ली है कि मुसलमान जो है घरों में बैठे रहे, एक्टिविस्ट घरों में बैठे रहे, लेकिन हम हमारा एजेंडा पूरी तरीके से चलाएंगे। तो लॉकडाउन जो है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक मौका मिला है उनको अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए। लॉकडाउन हमारे लिए था, उनके लिए लॉकडाउन नहीं था। क्योंकि सर हमने ये देखा है कि लॉकडाउन के आड़ में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उससे अब पड़ोसी मुल्क से भी संबंध बिगड़ने लगे हैं। हम लगातार देख रहे थे कि पाकिस्तान से तो हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, श्रीलंका हमसे खफा है, और अब नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है। और नेपाल में तो आज भारत के खिलाफ एक पार्लियामेंट में बिल भी पास कर दिया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं पड़ोस मुल्कों से भी जो संबंध खराब हो रहे हैं इस आइडियोलॉजी को लेकर के? देखिए, जब आप एक आदमी के पर्सनालिटी को देश के इंटरेस्ट से ज्यादा अहमियत देंगे तो ऐसा ही होगा। पिछले 6 सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी, ये पूरी की पूरी जो है नरेंद्र मोदी की एक पर्सनालिटी कल्ट को बनाने के लिए लगाई गई थी।
हेलो मोदी हो, हेलो ट्रम्प हो, हाउडी मोदी हो, ये सारे चीजें सिर्फ और सिर्फ तो नरेंद्र मोदी का एक डुप्लीकेट इमेज को लोगों के सामने लाना था। एक ऐसा इमेज जिसका एक ऐसा शख्स जिसका पूरा इज्जत 2002 दंगों की वजह से पूरे दुनिया में खराब हो गया था, बहुत सारे मुल्कों में एंटी बैन था, उनका एक सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो है ये पूरा फॉरेन पॉलिसी किया गया। जैसे आप जानते हैं, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका पर्सनालिटी जो था पूरी दुनिया में माना हुआ एक पर्सनालिटी था। चाहे आप उनकी राय से सहमत हो, आप उनको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक इंटरनेशनली रिवर्ड फिगर थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो, उसमें अगर आप देखेंगे अरब ममालिकों के साथ हो, सोशलिस्ट ममालिकों के साथ हो, क्यूबा के साथ हो, या फिर आप देखेंगे वियतनाम के साथ हो, बहुत जबरदस्त इज्जत रखने वाला एक पर्सनैलिटी थी। स्पेशली नेहरू का फोन किया है बहुत रात को, तो क्या भी करके नेहरू से एक बड़ा इमेज अपना बनाने के लिए पूरा फॉरेन पॉलिसी बनाया गया, और उसका हम लोग आज देख रहे हैं। यहाँ से श्रीलंका हाथ से चला गया, मालदीव हाथ से चला गया, नेपाल हाथ से चला गया, वहां से पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है, अब चाइना भी आ रहे हैं। और थोड़े रिपोर्ट से वेरीफाइड है कि पता नहीं, चाइना के जो न्यूज एजेंट, चाइना के जो ट्विटर हैंडल्स हैं चाइनीज लोगों के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बहुत ऐसे फोटोज भेजे हैं जिसमें लग रहा है कि चाइनीज आर्मी हमारे जवानों पर हमला कर रही है। कितना सच है पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए। ठीक है, जब पाकिस्तान की बात करते हैं ये लोग कहते हैं कि हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं? इतना डर है क्या? कहाँ गया 55 इंच का छाती? जब बड़े बड़े छोटे छोटे बातों पर सर्जिकल स्ट्राइक है, आप चाइना पर भी करो सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों नहीं कर रहे चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक? क्योंकि इसलिए है, डर रहे हैं आपकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी इसलिए। तो हम कह रहे हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट तरीके से एक फेलियर है। नेपाल का जो एग्जांपल एक फेलियर है हमारे सामने, क्योंकि देश के इंटरेस्ट के अलावा एक शख्स की गई थी, पॉलिसी फेल होना ही था, और आज हम देख रहे हैं फेल हो गया। क्योंकि सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जब एक डिबेट हुई थी, आप तमाम तंजीम के लोग एक साथ थे, तो उसमें आपने एक ऐप का जिक्र किया था। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आती है कि गृह मंत्रालय ये दावा करता है कि अगर उस ऐप में किसी को भी कमी लगती है तो वो इसे इनाम देगी, वो उसमें कमी निकाल करके दिखाए। तो किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक फेक क्लेम है। इंटरनेशनल जो जिनको एथिकल हैकर्स कहते हैं, एथिकल हैकर्स का मतलब वो होता है जो सिस्टम के अंदर कोई भी एक टूल के अंदर क्या कमियां हैं ढूंढते हैं, उसको किस तरीके से हैक किया जा सकता है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, ये बताने वाले लोग एथिकल हैकर्स होते हैं। एक दूसरा और एक ग्रुप होता है जिसको इंटरनेट फ्रीडम एक्टिविस्ट कहते हैं। इंटरनेट फ्रीडम एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो इंटरनेट में लोगों की जो हुकूक है इंटरनेट यूज करने के, उस हुकूक के लिए लड़ते हैं। तीसरा एक ग्रुप होता है जिनको प्राइवेसी राइट एक्टिविस्ट कहते हैं। प्राइवेसी राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि हर एक शख्स का प्राइवेसी किस तरीके से प्रोटेक्ट रहे हर एक कंट्री के अंदर। ये 3 ग्रुप के लोगों ने भी ये कहा है कि गवर्नमेंट इस ऐप का जो कोड है, सोर्स कोड है, उसको ओपन करे। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एथिकल हैकर्स हैं वो लोग इसको रिव्यू करें, रिव्यू करके जान ले कि ये ऐप करता क्या है, लेकिन ये लोग इसको ओपन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो इंटरनेशनल एथिकल हैकर्स हैं उन्होंने तो ट्विटर में ही बता दिया है, इस ऐप का डेटाबेस उन्होंने कैप्चर कर लिया है और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ, यहाँ तक एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पीएमओ के अंदर कितने लोगों को कोविड ऑब्जर्वेशन है वो नंबर उन्होंने बता दिया था। तो ये पूरा एक क्या कहते हैं, एक ड्रामा है। असल सर्वेलेंस चाहिए, और ये ऐप में वापस कहता हूँ आपके पल न्यूज चैनल में कि बहुत ही डेंजरस ऐप है। हर एक शख्स के ऊपर नजर रखा जाएगा। जितने भी दूसरे मुल्क के हैं वो मुल्कों ने इस ऐप का ओपन सोर्स पब्लिक कर दिया है, इंडिया नहीं कर रही है। इतनी ईमानदारी है तो ओपन कर दो, ओपन सोर्स जो है कोड को ओपन सोर्स कर दो। जो एथिकल हैकर्स हैं और जो इंटरनेट फ्रीडम एक्टिविस्ट हैं और प्राइवेसी राइट एक्टिविस्ट हैं वो लोग रिव्यू करेंगे, वो लोग बताएंगे, वो बताने के बाद हम देखेंगे